चंद्रगुप्त मौर्य धारावाहिक के पहले 105 एपिसोड्स की कहानी शूट में बताएंगे ताकि आगे की कहानी से अच्छा तालमेल बैठ जाए। धारावाहिक की शुरुआत में हमें पता चलता है कि सिकंदर नाम का एक यूनानी हमलावर लगातार कई देशों को जीतता हुआ भारत की तरफ बढ़ रहा है। तक्षशिला के मुख्य आचार्य चाणक्य से इस बात पर विचार विमर्श करते हुए भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता के प्रति चिंता करते हैं। आचार्य चाणक्य अपना मत पेश करते हैं कि अगर पूरे भारत खंड को एक कर दिया जाए तो कोई भी हमलावर भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। उनके मत अनुसार इस समय मगध सबसे शक्तिशाली राज्य है और वो भारत के सभी जनपदों को एक करके सिकंदर जैसे हमलावर का मुकाबला कर सकता है। आचार्य चाणक्य मगध के राजा धनानंद के पास अपना यह विचार लेकर जाते हैं। पर धनानंद एक विलासी, अत्याचारी और क्रूर राजा होता है जिसने मगध की जनता को बेवजह के करों से परेशान कर रखा होता है। धनानंद आचार्य चाणक्य का भरी सभा में अपमान कर देता है और उन्हें महल से बाहर निकलवा देता है। आचार्य चाणक्य अपने इस अपमान के कारण प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक को धनानंद को खत्म करके मगध की गद्दी पर किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देते तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। इसी दौरान आचार्य चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त नामक बालक से होती है जिसकी बहादुरी और चपलता को देखकर उन्हें उसमें एक योग्य राजा के गुण नजर आते हैं। चाणक्य चतुराई से चंद्रगुप्त को शिकारी की गुलामी से आजाद करवा लेते हैं। इसके बाद आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर हर तरह की शिक्षा देते हैं। चंद्रगुप्त के कई विरोधी उसे परेशान भी करते हैं पर वो हार नहीं मानता। फिर वो समय आता है जब सिकंदर भारत पर हमला करता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर हर वो प्रयास करते हैं जिससे सिकंदर को वापस भेजा जा सके और वो इसमें सफल भी हो जाते हैं। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त धनानंद के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू करते हैं। वो अहिर्य नाम की जाति, चाणक्य के शिष्य दिग्विजय और कुछ अन्य लोगों को मिलाकर एक सेना बना लेते हैं जो बसंत उत्सव के मौके पर धनानंद पर हमला करते हैं। पर दिग्विजय के घात के कारण चंद्रगुप्त की सेना की हार हो जाती है और आचार्य चाणक्य बुरी तरह से टूट जाते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य को हौसला देता है और फिर दोनों मिलकर धनानंद के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देते हैं। वो राजा पुरु के बेटे के पास सहायता के लिए जाते हैं पर वो चंद्रगुप्त को कोई सहायता करने के लिए राजी नहीं होता क्योंकि इसमें उसका कोई लाभ नहीं। आचार्य चाणक्य यह फैसला करते हैं कि वो अब आदर्शों के बल पर नहीं बल्कि साम, दाम, दंड, भेद और कुटिलता की नीति से चलकर अखंड भारत का निर्माण करेंगे। सबसे पहले वो तक्षशिला के राजे अंबी और सिकंदर के सेनापति युद्धोमोस के बीच मतभेद करवा कर दोनों को मरवा देते हैं और इस तरह से चंद्रगुप्त तक्षशिला और गंधार का राजा बन जाता है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को सलाह देते हैं कि वो किसी तरह से अमात्य राक्षस से मगध की राजमुद्रिका प्राप्त कर ले जो आगे चलकर उनके बहुत काम आएगी। चंद्रगुप्त एक योजना के तहत मगध की राजमुद्रिका प्राप्त भी कर लेते हैं। यह तो थी पहले 105 एपिसोड्स की कहानी। अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। चंद्रगुप्त तक्षशिला और गंधार का राजा बनने के बाद आसपास के छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना शुरू कर देता है और सिकंदर के बचे कुचे सैनिकों को भारत से भगा देता है। अपना राज्य विस्तार करने के लिए वो साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाता है। चंद्रगुप्त जब उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों को जीत लेता है तो फिर वो मगध जीतने की तैयारी करते हैं। उस समय भी चंद्रगुप्त की सेना की शक्ति धनानंद के कम ही होती है। धनानंद के पास लगभग 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घोड़सवार, 3,000 रथ और 2,000 हाथी होते हैं। चाणक्य फैसला करते हैं कि वो धनानंद की सेना को बांटकर उसे अलग अलग युद्धों में हराएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो छापामार हमला भी करेंगे। वो अपने कई गुप्तचरों को पहले ही धनानंद की सेना में भर्ती करवा देते हैं। अमात्य राक्षस से चुराई हुई राजमुद्रिका का प्रयोग करके वो धनानंद के सेनापति भद्रसाल के पास धनानंद के नाम से यह संदेश भिजवा देते हैं कि वो अपनी सेना को लेकर व्यास नदी पर पहरा लगवा ले क्योंकि उन्हें सूचना मिली है कि चंद्रगुप्त उनके राज्य पर हमला करने वाला है। इस तरह से धनानंद के पास आधी से भी कम सेना रह जाती है क्योंकि वो अपनी ज्यादातर सेना को भद्रसाल के साथ भेज देता है।
उधर चित्रकूट भद्रसाल का ध्यान बटाने के लिए अपने कुछ हजार सैनिकों को शशांक के साथ ब्यास नदी के किनारे भेज देता ताकि भद्रसाल को लगे कि वो उन पर हमला करने वाले हैं। चंद्रगुप्त किसी और रास्ते से अपनी बड़ी सेना लेकर पाटलिपुत्र की ओर निकल पड़ता है। इधर जब ब्यास नदी के किनारे शशांक के नेतृत्व में चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना भद्रसाल का ध्यान बटाए हुए होती है तो उधर चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर हमला कर देता है। धनानंद की सेना में मौजूद चाणक्य गुप्तचर धनानंद की सेना को धनानंद के विरुद्ध भड़काने का काम करते हैं। धनानंद की समर्थक सेना कमजोर पड़ जाती है और वो युद्ध हार जाती है। उधर जब इस बात का पता भद्रसाल को चलता है तो फौरन पाटलिपुत्र की ओर दौड़ता है। बर्धनाम की पुत्री और चंद्रगुप्त की प्रेमिका दुर्धरा उसे और आचार्य सुखदेव को मरवा देती है। मगध की सेना के ज्यादातर सेनापतियों को चाणक्य चालाकी से मरवा देते हैं और अपने गुप्तचरों से कहते हैं कि वो लगातार मगध की सेना को धनानंद के अत्याचारों के विरुद्ध भड़काते रहे। इसके बाद मगध के ज्यादातर सैनिक चंद्रगुप्त के साथ हो जाते हैं और उसे अपना राजा मान लेते हैं। मगध पूरी तरह से चंद्रगुप्त के राज में आ जाता है। चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के सामने धनानंद का कत्ल कर देता है और चाणक्य अपनी शिखा बांधते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त दुर्धरा से शादी कर लेता है। मगध को अपने राज्य में मिलाने के बाद चंद्रगुप्त वंग प्रदेश और दक्षिण के राज्यों को जीतना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है 305 ईसा पूर्व का वो समय जब सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस सिकंदर की भारत विजय को पूरी करने के लिए भारत पर हमला करता है। जिस समय सिकंदर भारत पर हमला करता है उस समय भारत कई छोटे राज्यों में बंट चुका होता है, पर सेल्यूकस के हमले के समय स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। पूरे उत्तर भारत पर एक शक्तिशाली राजा राज कर रहा होता है, चंद्रगुप्त। सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस यवन और चंद्रगुप्त की भारतीय सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है जिसमें यवनों के छक्के छुड़ा दिए जाते हैं। सेल्यूकस को संधि करने पर मजबूर होना है। चंद्रगुप्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई हिस्से यवनों से वापस मांग लेता है और सेल्यूकस की एक पुत्री हेलेना का विवाह भी अपने साथ करवाता है। बदले में चंद्रगुप्त 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट करता है। लगभग 70% अखंड भारत को जीतने बाद 298 ईसा पूर्व में महज 42 साल की उम्र में चंद्रगुप्त सब कुछ त्याग कर मगध की गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप देते हैं और जैन मुनि बन जाते हैं। चंद्रगुप्त कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोल स्थान पर जल त्याग कर इस संसार से चले जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं एक अमर इतिहास। महाराज चंद्रगुप्त का राज्य उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में आसाम तक और दक्षिण में गोदावरी तक फैला हुआ था। इसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार और पोते अशोक ने भी राज्य की सीमा में विस्तार किया और निर्माण किया भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का। हेलो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के ऑल एपिसोड देखने के लिए पहले आप गूगल में चंद्रगुप्त मौर्य ऑल एपिसोड्स सर्च करें। इसके बाद सर्च रिजल्ट्स में से YouTube हिंदी वीडियोज़.com वाले लिंक पर क्लिक करें। इस वेबसाइट के इस पेज पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के ऑल एपिसोड्स के लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक्स।